Hello everyone, today we are going to study about the physics class 12th. The topic is electric field intensity due to a point charge. किसी point charge के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी अप्लाई होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना कि वो किस पॉइंट तक कितनी वैल्यू की है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के चारों तरफ वो किस पॉइंट तक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो सपोज कीजिए यहाँ के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सोर्स चार्ज चाहिए। हमारे पास क्या है, Q एक सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज की मैं क्या निकाल रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। किसके थ्रू करते हैं, एक टेस्ट चार्ज के थ्रू करते हैं, दैट इज Q0। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि इस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहाँ तक है, किसके थ्रू चेक कर रही हूँ, इस चार्ज के थ्रू। ठीक है, तो इस चार्ज को हमने देखा था कि कैसे फाइंड आउट करते, पहले यहाँ रखेंगे फिर यहाँ रखेंगे, मतलब दूर दूर लेके जाएंगे जहाँ तक ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, जहाँ तक ये इससे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसके थ्रू रिपेल किया जाएगा तो इसका फील्ड है, और जहाँ पर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे इसका फील्ड क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, और कितनी ज़्यादा फोर्स के थ्रू ये अट्रैक्ट या रिपेल किया जा सकता है, उसे उसकी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो देखिए, ये सोर्स चार्ज है जिसका फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, और ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है जिसके थ्रू फाइंड आउट करना है, जिसको यूनिट चार्ज भी बोल देते हैं। तो इससे इन दो फोर्स, जब दो चार्जेस पड़े होते हैं कि एक दूसरे के आसपास और उनको कुछ डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है तो उनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। और कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के इक्वल होता है, और डायरेक्शन शो करने तो R कैप हो जाएगा। अब इस फोर्स के अंदर इस चार्जेस की वैल्यू पुट कर दे, ये 1/4πε0 किसकी वैल्यू है, K की वैल्यू, जो कांस्टेंट हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के लगाया था ना K, उसकी जगह पे प्लेस किया क्योंकि ये उसकी वैल्यू है। सो F इज इक्वल टू 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज हमने माना है Q, सेकेंड चार्ज माना हमने Q0 अपॉन में R। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मैं डिनोट कर दूँ किससे, R0 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 का स्क्वायर हो जाएगा और R0 कैप हो जाएगा। ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट करो, दैट इज़ योर चॉइस। ये अगर फोर्स है और हमें निकालनी क्या है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, ये क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे निकालनी है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0 अपॉन में R0 का स्क्वायर इंटू R0 कैप। डिवाइड में क्या है, Q0 है। अगर मैं डिवाइड में Q0 रखूँगी तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गई, 1/4πε0 Q अपॉन में R0 का स्क्वायर इंटू R0 कैप। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इंटेंसिटी भी क्या निकलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। सिमिलरली यही चीज़ हमें किसके थ्रू निकालनी हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू निकालनी हो। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसके थ्रू निकालनी है, ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू निकालनी है। तो फिर कैसे फाइंड आउट करें, जैसे कूलम्स लॉ में हमने क्या फाइंड आउट किया था, फोर्स कैलकुलेट किया था ग्रुप ऑफ चार्जेस के थ्रू। एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैंने सपोज कर लिया ये कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज है Q0 मान लिया, Q1 मान लिया, यहाँ पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, ये ग्रुप ऑफ चार्जेस है। इनके थ्रू इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो नेट इंटेंसिटी जो हो जाएगी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, फर्स्ट के थ्रू जो इंटेंसिटी है, फर्स्ट Q0 है तो Q0 के थ्रू हो जाएगी E0, प्लस में इसके थ्रू होगी तो ये हो जाएगी E1, इसके थ्रू होगी तो क्या हो जाएगी E2, इसके थ्रू होगी तो क्या हो जाएगी E3, और इसके थ्रू आएगी तो क्या हो जाएगी E4। ठीक है, नेक्स्ट कोई चार्ज होगा 5 हो सकता है तो फिर हो जाएगी E5। मीन्स जितनी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है ना कि सबका सम, सबका क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल जो हमारी नेट वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा था जब हमने फोर्स निकाला था मल्टी चार्जेस के थ्रू। तो एज इट इज़ वही फेनोमेना यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए, इंटेंसिटी हमें पता चल गया क्या थी, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R0 का स्क्वायर इंटू R0 कैप। ये तो हमने मान लिया सपोज E0 है, किसके थ्रू है, इस Q0 के थ्रू है। Q1 के थ्रू होगी तो Q1 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि उस केस में टेस्ट चार्ज का काम कौन करेगा, ये करेगा। फोर्स क्या होता है, Q इंटू फोर्स किसके इक्वल होता है,
1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में, अगर फर्स्ट के और इसके बीच में निकाल रहे हैं तो क्यू इंटू Q1 अपॉन में R1 मान लेते हैं इसको, R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप हो जाएगा। फिर इंटेंसिटी क्या होती है, F अपॉन में टेस्ट चार्ज क्या है हमारा, अब Q1 कर रहा है ना टेस्ट चार्ज का काम, तो F अपॉन में Q1 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से क्या बच रहा है, E बन जाएगा ये, है ना। जब यहाँ Q0 से डिवाइड करेंगे तो F किस में कन्वर्ट हो गया, E में, और दैट इज E1, क्योंकि किसके थ्रू निकाला है, Q1 के थ्रू। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो सोर्स चार्ज है ये सेम रह रहा है ना। तो E2 निकालूंगे एज इट इज़, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 कैप। सिमिलरली E3 निकालेंगे तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R3 का स्क्वायर, R3 कैप। एज इट इज़ हमारे पास चलती रहेगी इक्वेशंस, 4th के लिए 5th के लिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी E0 के थ्रू, ठीक है। तो अब नेट इंटेंसिटी किसके इक्वल आ रही है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, Q भी क्या है, कॉमन है। लेना चाहो तो इस Q को भी हम कॉमन ले सकते हैं, समेशन Q अपॉन में R I का स्क्वायर मान रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, RI क्यों रखा मैंने, क्योंकि R की वैल्यू बदल रही है। Q0 के थ्रू निकाला तो मैंने लिखा था R0, और Q1 के थ्रू निकाला तो इसको डिस्टेंस था R1, और Q2 के थ्रू निकाला तो डिस्टेंस क्या हो गया था R2, इसलिए RI, और जो भी होगा उसी के थ्रू डायरेक्शन, तो RI कैप। ये क्या निकल गया हमारी, मैं समेशन किस लिए लगाया, समेशन लगाया इन सब के एडिशन के लिए, ठीक है। जितनी भी इक्वेशन सब के एडिशन के लिए, ये हमारी क्या निकल गई, नेट इंटेंसिटी, ठीक है। फर्स्ट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी निकाल दो, सेकंड के थ्रू, थर्ड के थ्रू, फोर्थ के थ्रू, फिफ्थ के थ्रू, जैसे हमने सिंगल चार्ज में निकाली थी, और सबको ऐड कर दो। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऐसे ही हमें क्या निकालना हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में निकालना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है, लेकिन निकालने किसके थ्रू है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में निकालनी है। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा ही वैल्यू निकल रही थी, क्या आ रहा था, लैम्डा Q अपॉन में L आ रहा था, है ना। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी, क्या, किससे, सिग्मा से। ये क्या था, Q अपॉन में A, क्योंकि सरफेस मतलब एरिया, एरिया की फॉर्म में। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाली थी, रो इज इक्वल टू Q अपॉन में वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो हमें करना क्या है, यहाँ से Q की वैल्यू निकालें। यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ रही है, रो सॉरी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और लैम्डा होता है उल्टा वाई, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, L से लेंथ और L से लैम्डा। सो ये होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, S से सरफेस, S से सिग्मा, बच गई जो रो, और वो हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से लैम्डा की फॉर्म में Q की वैल्यू निकाले तो L इस तरफ आके मल्टीप्लाई, लैम्डा इंटू L हो गया। यहाँ से Q की वैल्यू निकालो तो क्या हो रहा है, सिग्मा इंटू A। यहाँ से Q की वैल्यू निकालो तो क्या हो रहा है, रो इंटू वी। अब अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले में Q के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। अब देखिए, लीनियर डेंसिटी की फॉर्म में निकालना हो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ, इंटेंसिटी निकाल रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी फॉर्म में, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, लीनियर चार्ज वाली की फॉर्म में। तो हमें पता था E इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, है ना, यही था, या R कैप डायरेक्शन के लिए। Q की वैल्यू देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में Q किसके इक्वल है, लैम्डा इंटू L के इक्वल है, इस फॉर्मूले के थ्रू। ये हमने पहले स्टडी किया है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू लैम्डा L, यहाँ Q के प्लेस पे पुट कर दूँ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, लैम्डा L अपॉन में R स्क्वायर इंटू R कैप। निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में पुट निकालेंगे तो Q के प्लेस पे क्या करेंगे, सिग्मा A पुट कर देंगे, यहाँ पर लैम्डा L की जगह पे सिग्मा A। फिर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगी, एज इट इज Q के प्लेस पे रो V पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर अगर रो V लिख देती मैं तो ये क्या निकल जाती, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
आज का हमारा जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या निकाल रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू ये निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमने मान लिया x है, ये हमारी y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, उसको x y z प्लेन की फॉर्म में रिजॉल्व कर दें। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन की, हमारे तीन प्लेन होते हैं ना, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, उसको एक्स वाई जेड प्लेन की फॉर्म में रिजॉल्व कर दें। तो सपोज क्या, ये कोई चार्ज पड़ा है पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये हमने मान लिया हमारा सेंटर है ओ, और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है इस चार्ज का, इस ये कौन सा पॉइंट होता है? इनिशियल पॉइंट है ना। इनिशियल पॉइंट से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। मैंने ये आर मान लिया। तो ये जो चार्ज है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या क्या बनेंगे? देखिए ये एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में इसका निकला है एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? ई एक्स, एक्स कंपोनेंट की इंटेंसिटी। सिमिलरली ये एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट बना? वाई, तो ई वाई, वाई कंपोनेंट की इंटेंसिटी होगी। और इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है? जेड, तो ये भी एज इट इज इसके पैरेलल ड्रॉ किया जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया ई जेड इंटेंसिटी ड्यू टू जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका और इसका जो डिस्टेंस है ये आर, इसको मैं अगर तीनों कंपोनेंट की फॉर्म में रिजॉल्व करके लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? दैट इज इक्वल टू ओ पी। सो ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसकी, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एक्स, जो ये एक्स एक्सिस होता है इसकी डायरेक्शन होती है आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y जो है उसकी डायरेक्शन को j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, z वेक्टर को हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। दीज आर द डायरेक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, ये डायरेक्शनल वेक्टर है। और याद रखना हमेशा x एक्सिस में i होता है, j एक्सिस में j होता है, और z एक्सिस में k होता है। ठीक है, y एक्सिस में j और z एक्सिस में k, ये फिक्स रहते हैं हमारे। ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल कंपोनेंट होते हैं। जब भी i हो तो आप समझ जाना कि वो x प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। सिर्फ j है तो आप सोच लेना सिर्फ y प्लेन में है, सिर्फ k है तो सोचना कि सिर्फ z प्लेन में। लेकिन अगर इनमें से कोई दो है तो इसका मतलब इन दो प्लेन में, ये दो है तो इन दो प्लेन में चार्ज है, और ये दो है तो इन दो प्लेन में है। और अगर तीनों यूज हुए हैं तो इसका मतलब चार्ज के पास तीनों के तीनों प्लेन्स में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ओ पी इज इक्वल टू आर वेक्टर आई एक्स, ये डायरेक्शन वेक्टर किस डायरेक्शन में? एक्स की। ठीक है, प्लस में जे डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में जे कैप, प्लस में जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? के कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर हमारे पास निकल गया। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू निकालें। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाता है? इसका एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसका होल रूट। ठीक है, ये आर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और आर मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे आर लिख सकती हूँ। अब हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई, वही निकालनी है ना हमें। तो वो किसके इक्वल होती है? 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला हमने बार बार रीड किया है। फोर्स को किससे डिवाइड कर देते हैं? चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बच जाता है? एक चार्ज बच जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देता है। सिर्फ फोर्स के प्लेस पे यहाँ पे दो चार्जेज होते हैं और इंटेंसिटी के केस में एक चार्ज रह जाता है। अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करें। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, ये आर कैप है, इनके प्लेस पे अगर वैल्यू पुट करें तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट्स ई इज इक्वल टू, अब दूसरा और आपने क्या देखा? देखिए एक चीज और है, आप इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हमें पता है जो आर कैप वेक्टर होता है किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आर कैप इसके इक्वल होता है, तो यहाँ से आर स्क्वायर ये रहा, एक आर ये रहा, क्या हो जाएगी? आर की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? आर वेक्टर। अगर आपको कहीं इंटेंसिटी इस टर्म की फॉर्म में लिखी मिल जाए, जैसे फोर्स लिखा हुआ था ना इस टर्म में पिछली बार,
एज इट इज अगर इंटेंसिटी भी इसी टर्म में लिखी हुई है तो आर की पावर कितनी होगी, 3, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा आर कैप के प्लेस पे। जब आर वेक्टर यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे पावर 3 मिलेगी, क्योंकि आर कैप की वैल्यू पुट की हुई मिलती है उस केस में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एज इट इज 1 ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एज इट इज आर क्यूब के प्लेस पे क्या करना है, आर की वैल्यू, आर किसके इक्वल आ रहा था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होगी अब 3, पावर कितनी होगी 3 इंटू आर कैप है तो मतलब है तो वही, तो इसके आर कैप की वैल्यू कितनी थी, देखिए आर कैप के प्लेस पे क्या है, ये आर कैप था, है ना, डायरेक्शनल वेक्टर था ना, ये क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दिया था। जो वेक्टर ये था तो इसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई एक्स प्लस में जे वाई प्लस में के जेड। ठीक है, डायरेक्शनल वेक्टर के प्लेस पे डायरेक्शनल वेक्टर पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड के प्लेस पे उसका मैग्नीट्यूड पुट कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसका क्या था, पूरे का रूट था, है ना, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे मैं रूट लगाने की बजाय क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 1/2 करूँगी तो 3/2 हो जाएगी पावर। यहाँ पे ये निकल गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब इसी में मुझे ई एक्स निकालना है तो मैं सिर्फ एक्स वाले को यूज करूंगी। देखिए कैसे, Q इंटू में x लिखूंगी, ई एक्स निकालने के लिए क्या लिखूंगी, Q इंटू एक्स अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और 3/2 इसकी पावर होनी है। ठीक है, सिर्फ x वाला लिखेंगे। अगर ई वाई निकालना हो सिर्फ, ये तो कंबाइन था ना, ठीक है, ये तो इंटेंसिटी कंबाइन थी, एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व थे, सिर्फ x है तो यहाँ पे x होगा, सिर्फ y है तो यहाँ पे सिर्फ y लिखा जाएगा। नीचे तो पूरे का मैग्नीट्यूड रहना ही है इंटू 3/2, और ई जेड अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो Q इंटू जेड आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी 3/2। ठीक है, x के प्लेस पे सिर्फ x, y के प्लेस पे सिर्फ y, z के प्लेस पे सिर्फ z, और कंबाइन है तो तीनों का। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।